नमस्कार, आप सभी को हमारा पाठ्यक्रम एनिमल हस्बेंड्री ए टेक्निकल अप्रोच यानी पशुपालन एक टेक्निकल दृष्टिकोण में सबका स्वागत है। तो अब हम पहुंच चुके हैं वीक 5 लेक्चर 4 जो कि एनिमल हेल्थ यानी पशु स्वास्थ्य मॉड्यूल में आता है। और आज जो विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है की इन्फेक्शियस डिजीजेस इन वेटनरी इंपोर्टेंस ऑफ वेटनरी इंपोर्टेंस। इसका मतलब जो जो संक्रामक रोग है, जैसे प्रमुख संक्रामक रोग के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो मैं डॉक्टर दयानिधि जेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आपको स्वागत करता हूं इस विषय पे चर्चा के लिए। तो इस विषय में हम कई भाग में जैसे चर्चा करेंगे। पहला जो है कि इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या है, ठीक है, कौन सी रोग पे हम चर्चा करेंगे और उनको कैसे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करेंगे, ठीक है, और फाइनली कौन सी चैलेंजेस या चुनौतियों को हमें टिक करना है कि ताकि वो प्रिवेंट हो पाए। तो पहले जैसे फर्स्ट क्लास में पढ़े थे कि डिजीज यानी बीमारी क्या होता है, ठीक है, जो लेमन टर्म में हम बोलते हैं कि एनी डेविएशन फ्रॉम द हेल्थ इज नोन एज द डिजीज। मतलब जो हेल्दी है उससे कुछ भी जैसे बाहर जाता है हम उसको कहते हैं बीमारी। तो ये एक फिजिकल, मेंटल एंड सोशल जो वो बीमारी उसको जो डेविएट होता है उसको हम कहते हैं बीमारी, ठीक है। एनी अबनॉर्मल कंडीशन दैट नेगेटिवली अफेक्ट द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एनिमल्स बॉडी कॉजिंग डिस्कम्फर्ट और पोर परफॉर्मेंस हेल्थ प्रॉब्लम। कोई भी जैसे मान लीजिए कि नेगेटिवली अफेक्ट करता है तो उसको हम बीमारी कहते हैं, ठीक है। इन वेटनरी मेडिसिन डिजीज कैन अफेक्ट लाइवस्टॉक प्रोडक्ट हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी एंड इवन ट्रांसमिट टू ह्यूमंस, जो अभी हम पढ़ेंगे जैसे कि जूनोटिक डिजीजेस। तो चलिए अगर इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में बात करते हैं, कुछ बैक्टीरिया से फैलता है, कुछ वायरस से फैलता है। तो हम सारा तो विषय कवर नहीं कर पाएंगे इतने कम समय पे। जो मेन जो डिजीज होते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो पहला है ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस जो है वो एक जूनोटिक डिजीज भी है। किससे फैलता है? जैसे ब्रुसेला मिलिटेंसिस शिपगोट में, ब्रुसेला एबोटस जैसे कैटल बुफालो में, ठीक है, ब्रुसेला स्विस स्वाइन में, ब्रुसेला ओविस सीप में। तो ये सब वो और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। मोस्टली जो अफेक्टेड होते हैं कैटल, बुफालो, सीप, गोट, स्वाइन, ऑलमोस्ट सब मतलब जितने हैं, इवन कैनन भी सब मतलब डॉग भी अफेक्ट होता है। और मेन जो है जो इसका जो क्लिनिकल साइन जो कैसे आपको पता चलेगा, जो अगर एनिमल में होता है तो वो एबॉर्शन होता है, ठीक है। अगर ह्यूमन में होता है तो वो भी इनफर्टिलिटी कराता है और जॉइंट पेन भी वो कराता है, ठीक है। और जो ट्रांसमिशन होता है कैसे होता है? अगर कोई कंटामिनेटेड फीड या वाटर से अगर आप कोई जानवर जैसे कि खा लिया पी लिया, ठीक है, तो उसी से वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है। और ह्यूमन में कैसे होता है? मान लीजिए पेरेक्टल एग्जाम कर रहे हो, जैसे क्लिनिशियन है, पेरेक्टल एग्जाम कर रहे हो बेयर हैंड में, तो वो आपसे ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट है हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया या गला घोट। अब ये अगर जिसके घर में गाय या भैंस है, गाय को ज़्यादातर भी होता है, ठीक है, तो आप जाने गला घोट मतलब ये सब पूरा स्वेलिंग हो जाता है, गाय का जो गर्दन पूरा नेक रीजन में पूरा स्वेलिंग हो जाता है। तो क्यों होता है ये कौन करता है? ये पास्चुरेला मोल्टोसिडा, ठीक है। तो प्राइमरली ये कैटल बुफालो को अफेक्ट करता है। और कैसे होता है? मोस्टली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्योंकि ये फूल जाता है इधर, तो जैसे फूलेगा वो रेस्पिरेशन में गड़बड़ी करेगा, तो वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, सेप्टिसेमिया होता है और हाई फीवर भी रहता है। और नाजल एंड ऑक्यूलर मतलब नाक से या आँख से भी वो पानी बहेगा, ठीक है। ओपन माउथ ब्रीदिंग, जो कि ओपन माउथ ब्रीदिंग जब गाय या भैंस से ओपन माउथ ब्रीदिंग करते हैं तो आप जान लीजिए जैसे कि उसको बहुत अंदर पेन है, जो दर्द ज़्यादा होता है तो ओपन माउथ ब्रीदिंग वो करते हैं, ठीक है। और थ्रोट एरिया में वो एडिमा हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया। नाउ एंथ्रेक्स, बैसिलस के कौन करता है? बैसिलस एंथ्रासिस। और जो अफेक्ट होते हैं जैसे कैटल, बफलो, सीप, गोट, पिग, हॉर्स, ह्यूमन, ये सब एंथ्रेक्स से अफेक्टेड होता है। ये एक बहुत मतलब भयंकर बीमारी है, जैसे कुछ वर्ल्ड वॉर 2 टाइम में भी वो फैला था जैसे, ठीक है। एंथ्रेक्स स्पोर जैसे सबको फैल जाएगा इसमें। तो ये कैसे होता है? इनहेलेशन, जैसे स्पोर बोला मैंने, तो इनहेलेशन से होता है। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एब्रेडेड स्किन। अगर हम पूछेंगे कि
हमारे बॉडी में जो लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, ये है स्किन है। आप देखिए पूरा चारों तरफ स्किन जो है, ये स्किन जो है ये हमारा फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। कुछ भी जैसे हम सोचते हैं अगर कोई इसमें कोई कट मार्क हुआ कुछ हुआ, उसी से फिर जाके वो बीमारी अंदर होता है, मतलब इन्फेक्शन है ना अंदर घुसता है। तो इसीलिए स्किन हम बोलते हैं स्किन इज द फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट एनी पैथोजन। कोई भी बीमारी से स्किन फर्स्ट है। तो ये अगर कहीं कट मार्क हुआ कुछ हुआ और उसी टाइम आप कोई इन्फेक्शन जैसे कोई, तो वो उसी जैसे जहाँ कट हुआ है वहीं से एंट्री करेगा। और वंस अगर ऑर्गेनिज्म एंट्री कर जाता है तो मसल से ग्रोथ होता है और फिर वहाँ से ब्लड के थ्रू बॉडी में चारों तरफ वो फैलता है। तो इसीलिए जो कहते हैं कि एब्रेडेड स्किन सरफेस में वो अंदर जाके वो फिर पॉपुलेशन बढ़ता है उसका। क्लिनिकल साइन में क्या क्या मिलेगा, जैसे हाई फीवर, मसल ट्रेमर्स, डिस्निया और एनिमल का डेथ फिर, ठीक है। तो ये उसका हम कहते हैं कि जैसे क्लिनिकल साइंस। और कोई भी जैसे कि एनिमल का डेथ हो गया उसके बाद जहाँ नेचुरल ओपनिंग है, या माउथ हो गया या एनस एनल रीजन हो गया या नाक से, वो पूरा टैरी कलर जो ब्लैक कलर जैसे होता है ब्लड वो फिर निकलेगा। वो एक आप फिर जान जाओगे कि हाँ ये एंथ्रेक्स से मरा है। तुरंत उसको डिस्कार्ड करना है और बेयर हैंड में उसको टच नहीं करना है। तो ये है एंथ्रेक्स के बारे में। चौथा जो है लेप्टोस्पायरोसिस, ठीक है। लेप्टोस्पायरोसिस क्या है, इसमें फॉर एग्जांपल लेप्टोस्पायरा इंटरोगेंस, ठीक है। ये सारा जैसे लाइफ स्टॉक है, जैसे कैटल, बोफालो, सीप गोट, हॉर्स, स्वाइन, इन सबको वो अफेक्ट करता है। कैसे ट्रांसमिट होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल्स, कोई अगर एनिमल इन्फेक्टेड हुआ है उसके साथ का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ, थ्रू यूरिन, कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड सॉयल एंड ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन। ये बोलते हैं जैसे कि स्वाइन जो है अगर इन्फेक्शन हो गया एक बार, उसको जैसे कि इवन आफ्टर 6 मंथ वो यूरिन में वो शेडिंग करता है। और मोस्टली अगर जिसका ड्रेनेज सिस्टम स्वेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो वो ड्रेनेज सिस्टम से वो इन्फेक्शन जो लेप्टोस्पायरा वो फैलता है। और कहीं अगर या मान लीजिए एब्रोडेड स्किन हो गया उसके थ्रू आपका वो बॉडी के अंदर वो घुस के वो फिर इन्फेक्शन फैलाता है अंदर। तो ये ट्रांसमिशन मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसका। क्या क्या क्लिनिकल साइंस है, जैसे हाई फीवर हो गया, इनएपेटेंस हो गया और टैकिकार्डिया एंड डिस्निया। इसके अलावा डिप्रेशन, एनीमिया, हीमोग्लोबिन्यूरिया, हीमोग्लोबिन्यूरिया मीन्स यूरिन के थ्रू हीमोग्लोबिन जाना, ठीक है, जॉन्डिस एंड पेल म्यूकस मेम्ब्रेन। पेल म्यूकस मेम्ब्रेन क्यों होता है, जैसे कि इसमें एनीमिया, कोई भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं हम ऐसे आंख करके वो म्यूकस मेम्ब्रेन देखते हैं। वो म्यूकस मेम्ब्रेन क्यों देखते हैं, जैसे देखेंगे वो लाल है कि सफ़ेद है वो देखते हैं। अगर सफ़ेद जिसका है इसका मतलब कहीं आँख में हो, जीभ हो, वो म्यूकस मेम्ब्रेन देख के मतलब बॉडी में हीमोग्लोबिन यानी ब्लड का स्टेटस या एनीमिया का स्टेटस हम जांच करते हैं। इसके अलावा जो अगर फीमेल एनिमल जैसे हुआ एवर्सन्स, स्टिल बर्थ एंड इन्फर्टिलिटी कॉमन होता है, ये ड्यू टू लेप्टोस्पायरोसिस। अब आते हैं ब्लैक वाटर, ठीक है। ब्लैक वाटर कौन करता है, क्लोस्ट्रीडियम चौबेई, प्राइमरीली कैटल अफेक्ट करता है, ठीक है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंजेक्शन ऑफ स्पोर्स फ्रॉम कॉन्टामिनेटेड सॉयल, वाटर और फीड। ये है, ये एक ऐसा बीमारी है, हम बोलते हैं अगर स्वस्थ रहेंगे तंदुरुस्त रहेंगे तो हम सारा बीमारी से रहेंगे। ये एक ऐसा ब्लैक वाटर जो क्लोस्ट्रीडियम चौबेई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो जानवर हेल्दी है वो उनको अटैक करता है। मतलब मान लीजिए कुछ जैसे मोस्टली यंग एनिमल होते हैं जिनका मसल्स मान लीजिए हाइंड क्वार्टर जैसे मान लीजिए जिनका मसल ज़्यादा डेवलप है वो वहीं पे जाके अटैक करता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, कोई कॉन्टामिनेटेड स्पोर या किसी में अगर ले लिया मतलब वो इन्फेक्शन चला गया वो जाके वहीं लॉज हो जाता है, ठीक है। अगर कभी जैसे एनारोबिक मीडियम उसको मिला तो प्रोलिफरेट करता है। और इसका जैसे अगर वांस होता है, अगर तुरंत ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो डेथ श्योर, मतलब मरना तय है। हम जो कहते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है, तुरंत जाके जैसे कि हाइंड लेग में जैसे हुआ है उसका मसल ऐसे ऐसे काट देते हैं। उसमें क्या होता है जैसे थोड़ा एयर जाएगा एरोबिक मीडियम बन जाएगा तो ऑर्गेनिज्म मरेगा। लेकिन आप पूरा मान लीजिए पूरा फुल पैर में जैसे वो मसल जैसे है कितना कितना मसल काटोगे फिर वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान देना है। तो इसीलिए ये यूजुअली फाटल होता है, हुआ यानी मरना तय है और बहुत क्विक। मान लीजिए आपको दिखा आज हो गया, शाम को आप देखें ठीक है जो हुआ है कल सुबह डॉक्टर साहब को बुलाएंगे ठीक करेंगे, हो सकता है सुबह होते होते जानवर खत्म। तो ये बहुत क्विक फैलता है, ये
बेस्ट तरीका है, इसीलिए इसका वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 12 से 48 घंटा तक वो आज सिम्टम मिला तो 12 से 48 घंटा तक वो अंदर वो खत्म। तो और क्या क्या होता है, जैसे लेमनेस होता है, इसलिए बोलते हैं, क्योंकि वो लेमनेस क्यों होता है, जैसे चल नहीं पाता है ढंग से, क्योंकि ऑलरेडी उसमें ऑर्गेनिज्म पूरा बढ़ रहे हैं और उसका इन्फेक्शन फैल रहा है उसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा कुछ जिसमें मसल्स जो होता है, मसल ग्रुप में स्वेलिंग होता है, टंग, डायफ्रागम और मायोकार्डियम जो हार्ट का भी है, वो मसल भी इन्वॉल्व होता है इसमें से। ठीक है, और हाई टेम्परेचर अप टू 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना टेम्परेचर हाई होता है, तो वो बहुत कम विंडो मिलता है आपको ट्रीटमेंट के लिए, उसके दौरान वो एनिमल का कोलैप्स हो जाता है वो। टीटानस, ठीक है, टीटानस क्या है अब सब जानते हैं, किसी को कुछ कोई अगर हो गया, कोई आयरन है, लोहे से कुछ छूट गया, चलो तुरंत टीटी ले लो एक, तो वो है टीटानस। ठीक है, कौन करता है, क्लोस्ट्रीडियम टीटानी। ठीक है, कैटल, बोफालो, सीप, गोट, ह्यूमन में भी होता है ये। स्पोर्स एंटर थ्रू एब्रेडेड स्किन और कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट। कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट मीन्स हम देखते हैं जो भी कोई, जैसे कि लोहे का कोई चीज़ है जिसमें रस्टिंग लगा हुआ है, अगर उसमें से कट गया तो उसी में उसका स्पोर मान लीजिए रहता है, वो कट गया तो अंदर वो ब्लड स्ट्रीम में आ गया है, तो मसल पूरा टिटेनस स्टिफ हो जाता है, मतलब आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे, कोई जो वो मतलब अंदर पूरा इतना स्टिफ हो जाएगा, उसके बाद वो डेथ हो जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं तुरंत कटने के बाद आप 24 घंटा के अंदर जाके टीटी ले लो, कुछ भी हाथ में कटता है तुरंत बोलते हैं, क्योंकि एक बार ट्रीटमेंट नहीं हुआ, अंदर जाके इतना मल्टीप्लिकेशन होता है तो डेथ भी होता है। तो उसके सिम्टम्स क्या है, जैसे इंक्रीज मसल स्टिफनेस, मसल ट्रेमर, रेस्ट्रिक्टेड जॉ मूवमेंट, ये जो जॉ आपका है ये भी आप ढंग से नहीं चला पाओगे। ठीक है, इसके अलावा प्रोलैप्स ऑफ द थर्ड आईलिड जैसे जानवर में है। ठीक है, स्टिफनेस ऑफ द हाइंड लिम्ब, हाइंड लिम्ब क्या, कोई मसल जैसे वो सारा स्टिफ हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एज द डिजीज प्रोग्रेस है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मसल टिटानी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, तो आखिर में वो डेथ होता है। देन पाराट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, हम इसको जॉन्स डिजीज बोलते हैं, ये एक डिजेनरेटिव डिजीज है, मतलब एक बार हो गया ना, सारा अंदर अंदर आपका सिस्टम पूरा इतना कर देता है, बस खाली आपका स्केलेटन और उसके खाली चमड़ा बचा रहता है, जैसे एनिमल ऐसे दिखेंगे। तो कौन करता है, जैसे माइकोबैक्टीरियम एवियम, उसका सब स्पीसीज पैराट्यूबरकुलोसिस। इसमें कौन कौन अफेक्ट होते हैं, कैटल, बोफालो, सीप, गोट, पिग, ये सब अफेक्ट होते हैं, और मोस्टली कंटेमिनेटेड फीड, वाटर से ये अफेक्ट होते हैं, मतलब ट्रांसमिशन होता है। क्लिनिकल साइंस जैसे भी बोला कि ये डेबिलिटेटिंग डिजीज है। इमासिएशन, सारा जो आपका मसल मास है सारा वो वीक होके खाली हड्डी और चमड़ा से बचता है, वैसे आपको दिखेगा, तो ये कि इमासिएटेड कंडीशन करता है ये। ठीक है, इसके अलावा अगर शीप में अपन देखेंगे तो सारा ऊल शेडिंग हो जाता है। ठीक है, मतलब ऊल बचेगा ही नहीं, इतना सब डिजीज इतना वो वीक कर देता है जानवर को। तो अब चलते हैं कुछ वायरल डिजीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वायरल डिजीज क्या है, जो वायरस से फैलता है, जो सबसे हर जगह वो एक मिलता है, ऑल ओवर एशिया में ज़्यादातर जैसे बोलोगे, वो है FMD। ठीक है, फूट एंड माउथ वायरस डिजीज, तो या जाने अगर हम हिंदी में बोलते हैं खुरपका मुंहपका, ये एक ऐसा बीमारी है, एक बार होता है तो जानवर का जो प्रोडक्टिविटी, जो मिल्क प्रोडक्शन, वो पूरा डाउन होता है और तेजी से पूरा फैलता है चारों तरफ, मतलब जिस एरिया में एक बार हुआ है। और हमारे जैसे यहाँ क्या होता है, जैसे सांड जैसे हैं, उसको तो कोई बांध के नहीं रखते हैं, छोड़ देते हैं। मान लीजिए एक सांड को हो गया, ठीक है, वो तो 10 गांव घूमता है, तो वायरस इधर उधर चारों तरफ वो फैलाता है। तो इसीलिए मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन हम कहते हैं कि जिसको बीमारी हुआ है उसको तुरंत अलग करो, क्योंकि एक हुआ है वो 1000 को फिर फैलाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फूट एंड माउथ डिजीज के बारे में, जो वो एक आप्टोवायरस से होता है, और किसको किसको होता है, जो भी क्लोवेन फुटेड होते हैं। जानवर में 2 तरह का खूर मिलता है, आप मान लीजिए गाय या भैंस का देखिए, वो 2 खूर के बीच में एक स्पेस होता है। ठीक है, हम उसको कहते हैं 2 डिजिट्स, तो इंटर डिजिटल स्पेस वहाँ भी अफेक्ट होता है। लेकिन अब सोचिए घोड़े या गधा अगर देखे होंगे, या जेब्रा, अगर नेशनल ज्योग्राफी चैनल जेब्रा जो होते हैं, उनका खुर सिंगल होता है, एक ही खुर होता है। ठीक है, उनमें 2 खुर नहीं होता, तो उसमें क्या है वो नहीं होता है। मोस्टली जिनका 2 खुर होता है तो उसके अंदर जो गैप होता है उसमें से फैलता है और मुंह पे होता है, जो क्लोवेन फ्लूटेड हम उस कहते हैं, तो उनको ये बीमारी होता है। ठीक है, क्या क्या क्लिनिकल साइंस है, हाई फीवर, फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स, क्या होता है, जैसे फोड़ा जैसे हो जाएगा, फिर वो फटेगा, वो फिर
सराउंडिंग, जैसे पूरा घाव होगा, फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, ये सब रहता है, ठीक है। और पूरा म्यूकस में जो ओरल कैविटी है, मुंह के चारों तरफ भी फोड़ा हो जाता है, ठीक है। लेमनेस ड्यू टू लीजन्स इन द फुट, अगर पैर में लीजन्स रहेगा, चल नहीं पाएगा ठीक से, तो उसकी वजह से होता है। और ड्रॉप इन मिल्क प्रोडक्शन एंड सिग्निफिकेंट वेट लॉस, ठीक है, ये उसका एक लक्षण है सब। लंपी स्किन डिजीज, इसके बारे में तो अभी रिसेंटली आई थिंक 6-7 महीना पहले पूरा ऑल ओवर इंडिया ये फैला था लंपी स्किन। सबको जैसे पता है कि हाँ लंपी स्किन, कोई जैसे जानवर गाय, मतलब मोस्टली जैसे कि कैटल में जैसे होता है, गाय में क्या होता है ना, पूरा चारों तरफ, बॉडी के चारों तरफ ऐसे फोड़ा बन जाता है, ठीक है, वो लंपी स्किन। वो फोड़ा ऐसे पूरा ऐसे बढ़ेगा, चाहे वो आंख में हो, इधर भी हो जाता है, मजल में होता है, पूरा चारों तरफ बॉडी में होता है। और जैसे होगा वो फोड़ा फिर फटेगा, फोड़ा फटने के बाद वहीं आके मक्खी बैठेंगे, फिर वो घाव बढ़ेगा, तो वो एनिमल का भी डेथ भी हो जाता है अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना हुआ तो ये वेक्टर वन है। मॉस्क्यूटो और टिक्स आके जो बैठते हैं, वो फिर एक जानवर से बैठा, फिर दूसरे जानवर पर जाके जो काटता है, फिर वो फैलाता है ऐसे, तो ये मॉस्क्यूटो बॉर्न डिजीज एक है। या फिर अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ तो मोस्ट डिजीज ये क्या है, खाना पीना छोड़ देते हैं, जैसे रिड्यूस फीड इनटेक, मार्क्ड एनलार्जमेंट ऑफ सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स, जैसे कोई भी जानवर आता है लिम्फ नोड, जैसे हम यहाँ स्कैपुला के पास एक देखते हैं लिम्फ नोड, अगर लिम्फ नोड नॉर्मली सब एनलार्ज नहीं रहता है, किसी बीमारी होता है तो वो बड़ा होता है, तब जान के हाँ अंदर कुछ बीमारी चल रहा है, इसकी वजह से ये फूल रहा है, तो वो लिम्फ नोड सब फूले होंगे, ठीक है। और रिड्यूस्ड मिल्क यील्ड, कोई भी जैसे जो दूध देती है उसका मिल्क यील्ड भी कम हो जाता है। देन रेबीज, रेबीज के बारे में तो सबको पता है, जैसे जो कुत्ते काटने से होता है, ठीक है। तो किस लिए होता है, एक वायरस बीमारी है जो है रैप्डोब्रिडा में आता है, और जो भी वार्म ब्लडेड है, ये एक बीमारी सबको फैलता है, कोई मतलब भेदभाव ये नहीं करता है, जो जिसके इसमें टच में आ गए वो अफेक्टेड हुए, ठीक है। इसमें 2 फॉर्म रहता है, जो मान लीजिए कोई हम जैसे एक गाय को होते हुए देखे हैं, डॉग में तो ऐसे होता है, ठीक है। 2 फॉर्म रहता है, एक होता है फ्यूरियस फॉर्म और एक होता है पैरालिटिक या डंप फॉर्म। फ्यूरियस फॉर्म मतलब उस टाइम कुत्ते पूरा सीवियर एग्रेसिव हो जाता है, पूरा किसी को काटने के लिए जाता है, ठीक है। और दूसरे में होता है उसमें फिर शांत हो जाता है, ठीक है। और हम बोलते हैं कि जब पानी नहीं पी पाता है, क्योंकि ये सब मसल पैरालिसिस होता है, हाइंड लेग पैरालिसिस होता है, इसलिए एनिमल चल भी नहीं पाती है। तो ये जितना सालाइवा होता है, ये मोस्टली अगर उस टाइम अगर जो फ्यूरियस फॉर्म में काटते हैं तो पूरा तुरंत मसल में यहाँ काट दिया, तो विद इन हम बोलते हैं कि जब भी कुत्ता ने काटा है, आपको विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर जाके दवाई लेना है, वैक्सीन लगाना है। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटा तक यहाँ रहता है और धीरे धीरे जो फैलता है, मतलब वो वायरस जैसे रेप्लिकेशन करता है, हम बोलते हैं नंबर बढ़ता है, फिर चारों तरफ वो फैलता है। तो अगर 24 घंटे अंदर हम दवाई दे देते हैं तो वो वहीं लोकलाइज होकर वहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये है उसका 2 फॉर्म है, फ्यूरियस फॉर्म, पैरालिटिक फॉर्म, और जो मोस्ट है प्रोग्रेसिव पैरालिसिस एंड मोस्ट केसेस बाय डेथ, तो मरना तय है, ठीक है। चौथा जो है पीपीआर, ये मोस्ट कॉमनली जैसे भेड़ और बकरी में होता है। हम ऐसे भी देखे हैं, जैसे शुरू में नौकरी किए थे मतलब उड़ीसा में, तो एक फार्म में हुआ पूरा 50 एनिमल खत्म एक साथ, ठीक है, अगर प्रॉपरली वैक्सीनेशन नहीं देंगे तो ये है मोरबिली वायरस से होता है। सिप गोट मोस्टली अफेक्टेड होते हैं, और जो कि 4 महीने से 1 साल के अंदर अंदर ज़्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता है, तुरंत वो खत्म होंगे सब। इधर क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन एनिमल्स आते हैं, या फिर कोई इनहेलेशन और एरोसल से वो भी ट्रांसफर होता है। क्या क्या साइन मिलेगा कोई जानवर से, जैसे हाई टेम्परेचर होता है, नाजल और आंख से भी वो जैसे डिस्चार्ज आता है, उसके बाद अल्सर्स इन एंड गैस्ट्रोएंटेराइटिस, तो ये सब वो क्लिनिकल साइन से जो पीपीआर में मिलता है। जो 5वां जो है सीप एंड गोट, सीप एंड गोट पॉक्स वायरस है, ठीक है, जो हम बोलते हैं ना चेचक वाला, सीप गोट में है। ये सीप पॉक्स वायरस एंड गोट पॉक्स वायरस से होता है। सीप एंड गोट प्रिंसिपली अफेक्ट होते हैं। कैसे होता है ट्रांसमिशन? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से वो होता है। और क्या क्या जैसे होता है, राइज इन टेम्परेचर, और चेचक मतलब पूरा चारों तरफ जैसे बॉडी के चारों तरफ वो पूरा मैक्यूल्स जैसे वो बन जाते हैं, ठीक है। मैक्यूल्स फॉलोड बाय पैपुल्स व्हिच मे कवर द बॉडी एंड और बी रेस्ट्रिक्टेड टू ग्रोइन और एक्जिला एंड पेरिनियम रीजन्स। Within 24 hours of the disappearance of the generalized papules, affected animals develop rhinitis, conjunctivitis,
एंड एनलार्जमेंट ऑल सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स, जैसे लिम्फ नोड्स होता है वो सारे बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। ब्लू टंग, ये एक प्रिंसिपली गोट, सीप एंड गोट में होता है, ज़्यादातर गोट में होता है, बकरी में ज़्यादा होता है ब्लू टंग, ठीक है। ये जो यंग सीप है विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर है, वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इसमें से, और ये आर्थ्रोपोड बॉर्न होते हैं, ठीक है, मतलब मॉस्किटो बाइट से वो फैलता है। क्लिनिकल साइंस क्या क्या मिलेगा? फीवर, स्वेलिंग ऑफ द फेस, मसल्स, एज वेल एज अल्सरेशन, इरोशन इन द माउथ, ठीक है। ओवर स्वेलिंग होता, वो पूरा टंग जैसे होता है ना, इतना अल्सर जैसे बन जाता है और स्वेलिंग हो जाता है, तो ब्रीदिंग लेना भी मतलब डिफिकल्ट होता है। तो जैसे टंग अगर मतलब अल्सरेटिव हो जाता है तो फीड इंटेक भी कम हो जाता है, तो फीड इंटेक कम हुआ तो प्रोडक्शन यानी वेट गेन भी वो कम हो जाता है। लास्ट कैटेगरी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसे, पैरासाइटिक डिजीजेस। पैरासाइटिक डिजीजेस मतलब जो भी जैसे टिक या माइट जैसे होता है, खून चूसते रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पैरासाइटिक डिजीजेस। जो बहुत जैसे होते हैं, जैसे बैबेसियोसिस, थैलेरियोसिस एंड एनाप्लाज्मोसिस, ये 3 बहुत अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला जो है बैबेसियोसिस, बैबेसिस बाइजेमिना या फिर बैबेसिया बोविस, ये 2 करता है। कैटल बोफालो मोस्टली कॉमनली अफेक्टेड होते हैं, और किस में होता है? ट्रांसमिटेड बाय टिक्स। टिक्स जो होते हैं वो बैठते हैं, खून चूसते रहते हैं और वो अंडे भी देते रहते हैं वहीं पे। मान लीजिए अंडे दिए, जैसे कि गाय जैसे बांध के रखे हैं, थोड़ा कहीं गड्ढा होगा, कुछ ऐसे गड्ढे में क्या होता है, अंडे देते हैं, वो अंडे बढ़ के फिर जानवर को जाके अटैक करते हैं। तो ये पूरा टिक्स से वो ट्रांसमिट होता है। क्या क्या है उसका क्लिनिकल साइंस? जैसे हाई राइज इन बॉडी टेम्परेचर, एनोरेक्सिया, वीकनेस, ये क्या होता है? क्रोनिक डिजीज है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आज हुआ कल मर जाएगा, ऐसे नहीं है, पूरा वो मान लीजिए महीना तक चलता है, और खून चूस चूस के जैसे आपके पास आएगा, आप देखिए जानवर का हेल्थ बिल्कुल खत्म, मतलब खाली हड्डी और चमड़े दिख रहा है आपको। और जब हीमोग्लोबिन टेस्ट करेंगे, मान लीजिए 4-5 हीमोग्लोबिन आ रहा है, तो उस टाइम मरने का कंगाल पे जब होता है, तब किसान आपके पास लेके आता है, तो वो तुरंत उसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है कि टिक हटाना है ये। तो सेम चीज चलता है थैलेरियोसिस। ये बहुत, थैलेरियोसिस तो मतलब बहुत देखे होंगे, थैलेरिया मतलब जो एनुलेटा हम बोलते हैं, थैलेरिया एनुलेटा, ये पूरा मतलब हम भी कई केस देखे हैं कि उसको आयरन सप्लीमेंटेशन दिया जाता है और पहले टिक को पूरा मारते हैं, ठीक है, उसे जो जानवर का बॉडी में लगाते हैं ऐसे, तो वो सारा टिक जैसे चला जाता है। जो जहाँ बांधते हैं जानवर वो एरिया भी साफ करते हैं, तब जाके एनिमल वो सेफ रहेगी। अदरवाइज वो इतना खून चूसते हैं कि कभी कभी एनिमल शॉक में मर जाता है, हाइपोवोलेमिक शॉक जो कहते हैं, ब्लड रहता नहीं है, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ द सुपरफिशियल लिम्फ नोड, ये बेस्ट आता है जब भी कोई गाय आएगी, जैसे उसका जो आगे जो पैर है उसके थोड़ा ऐसे यहाँ प्रेस करेंगे, तो जैसे करेंगे एक लिम्फ नोड रहता है, ठीक है। वो लिम्फ नोड ज़्यादा मोटा है, मान लीजिए इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि कोई थैलेरिया से हुआ है, ठीक है। तो कैसे इसको प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल ऑफ द टिक्स, वैक्सीनेशन, आजकल थैलेरिया का भी वैक्सीनेशन आता है, ठीक है। और मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस। मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस मतलब कि आपके जो फार्म है वहाँ टिक नहीं रहना चाहिए, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली डिस्कार्ड करना है, मतलब प्रॉपर्ली, जैसे कि जानवर के साथ साथ उसका जो प्रीमिसेस है उसको टिक इन्फेस्टेड नहीं होना चाहिए। एनाप्लाज्मोसिस, एनाप्लाज्मोसिस कौन करता है? जैसे एनाप्लाज्मा मार्जिनाली, ये मोस्टली होता है कैटल में, और एनाप्लाज्मा ओविस जो शिप गोट में होता है। और कैसे है ये तीनों? जैसे बोले टिक बॉर्न होते हैं, फीवर, एनीमिया, एनीमिया मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, क्योंकि खून बचेगा नहीं तो क्या होगा? एनीमिया होगा। तो ये एनीमिया सबसे जितना टिक बॉर्न होता है तो एनीमिया होते हैं। एनोरेक्सिया, डिप्रेशन एंड सीजेशन ऑफ द रूमिनेशन। और एक चीज़ है, आप मतलब एक इंटरेस्टिंग ये है कि जैसे कोई जानवर में टिक लगा हुआ है, ठीक है, ये एक हम अपने मतलब तजुर्बा से बता रहे हैं, जानवर की जैसे मरने का टाइम आता है तो टिक तुरंत छोड़ देते हैं, जो भी लगा होते हैं वो खून चूस रहे हैं, उनको पता चल जाता है कि हाँ जानवर का मरने का टाइम आ जाता है, वो पूरा वो बॉडी से छोड़ देते हैं। तो एक मिस्ट्री है, मान लीजिए ये है कंट्रोल के लिए। तो अब प्रिवेंशन कंट्रोल कैसे करेंगे? तो बीमारी तो हम जान लिए, तो प्रिवेंशन कैसे प्रिवेंट करेंगे या कैसे वो बीमारी को कंट्रोल करेंगे? जो फर्स्ट है, हम बोलते आए हैं आइसोलेशन ऑफ द अफेक्टेड एनिमल। जो एनिमल को बीमारी हुआ है उसको तुरंत अलग करो। अभी हम टिक के बारे में बता रहे थे, मान लीजिए 10 जानवर है, एक जानवर घूम फिर के एक टिक आ गया,
तो पहले तो उसको होगा, फिर जो अंडे होके जो बच्चे निकलेंगे वो जाके दूसरे हेल्दी जानवर को भी वो अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है उसको पहले आइसोलेट करो। बायो सिक्योरिटी मेजर्स, जो भी फार्म है या कहीं पे जैसे कॉलेज में जैसे फार्म है, वो स्ट्रिक्टली सबको ऐसे नहीं, वो घूमने का जगह नहीं है वो, कि उसको आके कोई भी देख रहे हैं, कोई जानवर ला रहे हैं उसमें रख दे रहे हैं। हो सकता है जो जानवर, जो फार्म में आप में जानवर बीमार नहीं होंगे, कोई नया जानवर लेके तुरंत उसमें रख दिए तो उससे जो बीमारी वो तुरंत फैल जाएगा। तो ये बायो सिक्योरिटी मेजर बहुत जरूरी है। तीसरा है वैक्सीनेशन एंड डिवर्मिंग। हमेशा कोई चाहे वो बीमारी होने से पहले अगर 6 मंथ, कुछ कुछ जैसे कि होता है, जैसे ब्रुसेला जैसे हम बोला 6 मंथ जब होता है उसमें हम वैक्सीनेशन करते हैं, तो वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग, फार्म में मान लीजिए 50 जानवर है, 100 जानवर हैं, बीच बीच में आपको सबका खून जांच करना है, कोई मेटाबॉलिक प्रोफाइल टेस्ट करते हैं तो उसको भी देखना है कि अच्छा इसका बीमारी होने वाला है क्या, अगर होगा तो टाइम से आप उसको चेक कर सकते हैं। ऐसे जब होते हैं ना जैसे कि 50% 60% जैसे कवर हो गया, उसके बाद जाके आप ट्रीटमेंट करोगे तो हो सकता है आपको ट्रीटमेंट फेल भी हो सकता है, तो होने से पहले उसको कंट्रोल किया जाए। प्रॉपर हाउसिंग एंड न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन होता है ना, अगर खाना पीना सही से मिलता है तो आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहता है, ठीक है। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रहता है तो कोई बीमारी जैसे आया तो बॉडी पहले क्या होता है ना, जैसे कोई घर में आपका घुसपैठिया आ गया तो आप अगर मसल पावर ज्यादा है तो आप उसको धक्का देके बाहर निकाल सकते हैं। तो सेम चीज बॉडी के अंदर भी एक इम्यूनिटी सिस्टम रहता है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर ढंग सही खाना खाए तो आपका इम्यूनिटी भी उसी हिसाब से रहता है। तो प्रॉपर हाउसिंग एंड न्यूट्रिशन। जो लास्ट है 2 है वो अवेयरनेस, जो फार्मर्स अवेयरनेस या पब्लिक अवेयरनेस, और वन हेल्थ अप्रोच फॉर जूनोटिक डिजीजेस। सब मिलके फाइट करोगे देन यू विल विन, जो हम जीतते हैं। अगर सब मिलके लड़ेंगे तो वो चाहे वेटनरियन हो, ह्यूमन डॉक्टर हो या पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, तब जाके वो जूनोटिक डिजीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या क्या चैलेंजेस है इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल के लिए? जैसा है एमरजेंसी ऑफ द न्यू डिजीजेस, मान लीजिए आप 5 डिजीज को पूरा कंट्रोल कर लिए लेकिन फिर पता चला और 2 डिजीज नया आ गए, तो इसीलिए जो नया नया बीमारी आ रहे हैं, लैक ऑफ इफेक्टिव वैक्सीन, कभी कभी क्या ना वैक्सीन फेल्योर हो जाता है, वो भी एक चैलेंज है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रो रेजिस्टेंस मीन्स ये कभी बहुत ही एंटीबायोटिक कुछ भी हो एंटीबायोटिक खा लो तो जो लास्ट में क्या होगा, जिस बीमारी के लिए आपको एंटीबायोटिक चाहिए वो एंटीबायोटिक आपका काम करेगा ही नहीं। तो पहले होता था जो फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक था उसमें सारा बीमारी खत्म हो जाता था, लेकिन आजकल कुछ कुछ ऐसे लोग हो गए एंटीबायोटिक खा खा के, कोई बीमारी हो रहा है एंटीबायोटिक दे रहे हैं उसका ठीक हो ही नहीं रहा है, क्योंकि एंटीबायोटिक काम कर ही नहीं रहा है। तो एंटीबायोटिक खाली नहीं कि हम एंटीबायोटिक ऐसे खा रहे हैं, दूध में भी मिल रहा है, अंडे में भी मिल रहा है, कुछ आजकल जो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं वेजिटेबल्स में आ रहा है, तो वो एक बॉन्डिंग टॉपिक के चैलेंजेस है जो एंटीबायोटिक या एंटीमाइक्रो रेजिस्टेंस। उसके बाद वीक सर्वेलेंस सिस्टम, जो डिजीज मॉनिटरिंग सिस्टम है, एनिमल मूवमेंट एंड इनएडिक्वेट इन वेटनरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अगर आपके पास फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है तो आप कैसे उसको मतलब ट्रीटमेंट करोगे या कंट्रोल करोगे। तो बहुत ग्रास रूट लेवल पे गांव में भी इतना फैसिलिटीज नहीं है। तो ये भी एक है। क्लाइमेट चेंज एंड वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन इंटरफेस, जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हम बोलते हैं, ये सब चैलेंजेस है जो कि इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड होता है। तो क्या कंक्लूजन इसमें है, जो इस क्लास का कंक्लूजन क्या है कि इन्फेक्शियस डिजीज रिमेन ए मेजर थ्रेट टू एनिमल हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी एंड ग्लोबल इकोनॉमी। ये सब बीमारी होता है चाहे जानवर को हो या इंसान को हो, एक दूसरे सब जुड़े हुए हैं, एक सिक्के की 2 पहलू जैसे, तो एक को होता है तो दूसरे को फैलता है। तो अगर सारा मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट के काम नहीं करेंगे सो ये आगे जाके और भी फैलता रहेगा। इफेक्टिव प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ये बहुत जरूरी है, ठीक है। कंट्रोल इज मोर इम्पोर्टेंट, प्रिवेंशन कंट्रोल इज मोर इम्पोर्टेंट देन ट्रीटमेंट, ठीक है। और कोलैबोरेशन अमंग वेटनरियंस, फार्मर्स, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, ये utmost important to control the infectious diseases। ये 3 रेफरेंसेस है, आपको अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।